हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन यानी सीटेट का पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 तक का दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है वृत्तांत, ऑप्शन बी है कहानियाँ, ऑप्शन सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या ऑप्शन डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें पहले देख लेते हैं, ए ऑप्शन आपका केवल सी और डी सही है, या बी ऑप्शन आपका ए और बी और सी सही है, या ऑप्शन सी है ए सी और डी सही है, या डी ऑप्शन है आपका केवल ए और बी सही है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए वृत्तांत। तो वृत्तांत क्या है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में वृत्तांत और किस्से कहानियों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, और बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, यानी बच्चों के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो कहानियों के माध्यम से अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो देखिए वृत्तांत हो जाता है और कहानियाँ, यानी कि ए और बी ऑप्शन आपका राइट है। अब देख लेते हैं ए और बी आप लोगों का किस ऑप्शन में है। तो देखिए इसमें तो सी और डी है, ए बी और सी है, आपका सी में ए सी और डी है, और जो डी ऑप्शन है वो आपका केवल ए और बी, आपका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इसको देख लेते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी ऑप्शन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, और देखिए इसमें आपके जो ऑप्शन दिए हैं केवल बी सही है, या देखिए ए बी और सी सही है, या केवल ए सही है, या जो आपका डी ऑप्शन है केवल ए और सी सही है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें है देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये ऑप्शन तो आपका राइट है, इसलिए आपका ए आपका जो है वो राइट है। उसके बाद देखिए बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तो देखिए बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना ये भी आपका राइट है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और बी ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, आपका ये भी ऑप्शन राइट है, यानी ए बी और सी ऑप्शन आपके राइट हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें देखिए कौन सा है ए बी और सी ऑप्शन। तो देखिए बी ऑप्शन में आपका दिए हैं, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि ए बी और सी देखिए इसमें है आपके बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात, या वैश्विक से स्थानीय, या अमूर्त से मूर्त। तो जो होता है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है तो वो ज्ञात से अज्ञात, यानी कि देखिए कहने का मतलब ये होता है कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस विधि में शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पहले उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान हो
जो शिक्षार्थी जानता है, यानी कि देखिए जब ज्ञात होगा उसे कोई चीज़ पता होगी और उसके अकॉर्डिंग उसको आगे जैसे कि जो चीज़ पता है और उसके बाद उसी से संबंधित जो नहीं पता है, जो नहीं ज्ञात है, उसको बताया जाएगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये आपका आंसर राइट है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। मतलब आसान है कोई चीज़ तो वो सही है, ऐसा नहीं है। उसके बाद समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। देखिए जब कोई चीज़ बच्चे समूह में सीखेंगे तो उन्हें चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। इसी तरह आप देख लेते हैं, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो सामाजिक कोई चीज़ अंतःक्रिया में बेहतर करे तो इस अकॉर्डिंग ये आपका जो सी ऑप्शन है ये भी राइट हो जाता है। और जो आपका डी ऑप्शन है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। मतलब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, बच्चों को नॉलेज मिले या ना मिले, तो ये तो गलत ही हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी और सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देख लेते हैं बी और सी ऑप्शन किस में है। तो आपका जो ए ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन में देखिए बी और सी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन यानी संसाधन है? परिवार के सदस्य या समुदाय के सदस्य या समाचार पत्र या कक्षा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली जो संसाधन है वो परिवार के सदस्य और समुदाय के लोग और समाचार पत्र और अन्य पुस्तकें आदि होती हैं। इसमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तकें ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है, और क्या होता है कि बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं, इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होता है वो आपका देखिए परिवार के सदस्य हो जाता है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद समुदाय के सदस्य, ये भी आपका राइट हो जाता है। और सी ऑप्शन समाचार पत्र, ये भी आपका राइट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ए बी और सी, तो किस में है आपके, देखिए ए बी और सी, ए ऑप्शन में आपके ये ऑप्शन दिए हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखते हैं क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। तो देखिए बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या बी ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है, या सी ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए इसका जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो ए हो जाता है, यानी कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, देखिए प्रश्नानुसार क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करके
अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे क्रियाकलापों से क्या होता है, ऐसे क्रियाकलापों द्वारा शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी सक्रिय होकर स्वयं अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी अपने आप से अधिगम यानी सीखना यानी लर्निंग, तो उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। और अधिगम स्थायी होता है। अधिगम देखिए स्थायी ही तो होता है, क्योंकि जो लर्निंग होती है यानी जो हम लोग सीखते हैं अधिगम को, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक विद्यालय होता है, उसमें पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उसमें शिक्षक होते हैं। तो क्या होता है, अधिगम को हमको सीखना होता है, और ये क्या होता है, तो ये स्थायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसमें देखिए नहीं है का मतलब जो गलत आंसर है वही यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा गया तो रॉन्ग ही आंसर तो राइट होगा ना। तो देख लेते हैं वन अभिलेख, या देख लेते हैं वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, या पोर्टफोलियो, या क्रम निर्धारण मापनी। तो इसमें कौन सा नहीं है वो हमको देखना है। तो वर्णन अभिलेख, तो वर्णन तो करना चाहिए। फिर उसके बाद वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं है, पोर्टफोलियो ये है, और क्रम निर्धारण मापनी ये भी आपका है। इसलिए देखिए ये आपके राइट हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाते हैं, और आपका बी ऑप्शन जो रॉन्ग है यही राइट हो जाता है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपके हैं, आकलन के संकेतों का उपयोग, बी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, या बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, और डी ऑप्शन आपका हो जाता है कि देखिए कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए आकलन के संकेतों का उपयोग ये तो करना चाहिए, इसलिए ये आपका सही है। उसके बाद देखते हैं कि बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये भी आपका सही है यानी राइट है। उसके बाद देखिए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि सही और गलत में आप आंक देंगे और बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे कि मतलब उसके आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, या आपने जैसे बच्चा होमवर्क करके लाया तो आपने क्या किया, वो अगर गलत है तो उसको काट दिया कि यहाँ पे गलत है, लेकिन आपने उसको सही करके नहीं बताया, तो ये चीज़ गलत होती है। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना ये चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है, यानी कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना यही नहीं, यानी इसी से दूर रखना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो इसमें बसंत गौरी हो जाती है, मैना हो जाता है, उल्लू हो जाता है, और कौवा हो जाता है। इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाता है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना क्या करता है, देखिए झटके से अपनी गर्दन को पीछे करता है, जबकि उल्लू तो अपनी गर्दन क्या करता है, पीछे तक घुमा सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो यहाँ पे झटके की बात आई है, तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी, यानी कि मैना।
क्योंकि देखिए कौवा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौवा क्या करता है। देखिए कौवा तो सबसे चतुर पक्षी होता है, और उल्लू क्या करता है, तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, और मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उल्लू पे टिक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि झटके की बात हो रही है या पूरा घुमाने की बात हो रही है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा। तो देखिए घड़ियाल कहाँ रहता है, तो घड़ियाल पानी में रहता है। कछुआ कहाँ रहता है, तो कछुआ भी पानी में रहता है। और मछली कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है। और जो कौवा होता है वो आकाश में उड़ता है। तो इस अकॉर्डिंग जो अलग हो गया, तो वो आपका देखिए ये जो कौवा आंसर है ये आपका अलग हो गया, और घड़ियाल, कछुआ और मछली ये अलग हो गए। और पूछा क्या गया है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न, जो भिन्नता रखता है। तो भिन्नता कौन रखता है, तो कौवा, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है। इसमें शहर और राज्य है, और सेकेंड कॉलम में अत्यधिक पसंद का भोजन है। तो इसमें हांगकांग दिए हैं, हांगकांग के आगे किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका। उसके बाद केरल है, सरसों के तेल से बनी मछली। कश्मीर है, नारियल के तेल से बनी समुद्र मछली। और गोवा है, छोले भटूरे। और 5th नंबर पर पकाया हुआ सांप। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाते हैं वो किस तरह से। तो जैसे इस आंसर के जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हांगकांग का जो प्रसिद्ध यानी मशहूर भोजन है वो कौन सा है, तो आप नहीं इस पर टिक कर पाएंगे या इसका मिलान नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना के आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि हांगकांग का क्या है, हांगकांग का है पकाया हुआ सांप। तो आपका देखिए 5th नंबर पर दिए हैं कि पकाया हुआ सांप, तो इसमें 5th हो जाता है। उसके बाद देखिए है आपका केरल। तो केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका, यानी कि जो बी का है राइट आंसर वो आपका 1st नंबर का हो जाता है। उसके बाद कश्मीर है, तो कश्मीर का देख लेते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है ना। और उसके बाद है गोवा, तो नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर राइट हो जाता है वो देख लेते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों का विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। और बी ऑप्शन आपका है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है, लेह में पत्थर के 2 मंजिलों यानी 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आपका ए और सी हो जाता है, बी पर आपका केवल सी हो जाता है, सी पर ए और बी हो जाता है, और डी पर बी और सी हो जाता है। देखिए इसमें जो राइट आंसर वो हम पहले देख लेते हैं। इसमें है आपका, राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के नहीं, असम के, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। और सी ऑप्शन देख लेते हैं, लेह के पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए और सी ऑप्शन राइट हो जाता है, और ए और सी ए ऑप्शन में आपका है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये तो ऑप्शन आपका सही है, यानी राइट है। उसके बाद देख लेते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 200 किलोग्राम नहीं जब बल्कि 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए, सी और डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं, देखिए ए आपका ऑप्शन राइट है तो ए हो जाता है, और देखिए सी ऑप्शन आपका राइट है और डी ऑप्शन राइट है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो इसमें देख लेते हैं, शकरकंदी, मूली और हल्दी। और बी ऑप्शन आपका है गाजर, चुकंदर और मूली। और सी ऑप्शन है चुकंदर, आलू और अदरक। और डी ऑप्शन है गाजर, हल्दी और अदरक। इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो मूली, गाजर और चुकंदर और शकरकंद और सलजम, ये मूसला जड़ी कहलाती हैं। और जबकि हल्दी, आलू, अदरक जमीकंद तनों का रूपांतरण रूप है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो गाजर, चुकंदर और मूली हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान यानी राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में, अबू धाबी में और ऑस्ट्रेलिया में। देखिए इसका नाम आप जैसे ही सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि रेगिस्तानी ओक है तो आप शायद कहाँ पे लगाना चाहें टिक? राजस्थान के रेगिस्तान में, लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेगिस्तान आया तो हो सकता है आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। अबू धाबी अब बचे और ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो राइट आंसर है यानी रेगिस्तानी ओक तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रेन के चलने की तिथि और समय, तो कब चली? तो देखिए 29 नवंबर रात कब चली? रात को 19:45 पर। तो 29 नवंबर और 9 बजकर यानी 19:45 यानी 7:45 पर ट्रेन के पहुंचने की तिथि एवं समय देखिए क्या है? तो 11 दिसंबर। कब है देखिए? तो 11 दिसंबर सुबह 11:45 पर, ठीक है ना? तो 11 दिसंबर 11:45, इसलिए देखिए कुल समय कितना हो गया? तो कुल समय आपका हो गया 40 घंटा। और कुल दूरी कितनी है? तो आप देख लें 2120 किलोमीटर। तो कुल दूरी देख लेते हैं, कुल दूरी 2120 किलोमीटर। उसके बाद देखिए ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो ट्रेन की औसत चाल
ट्रेन की औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र से आपका आंसर आएगा दूरी बटे समय। और बराबर देखिए दूरी कितनी है तो 2120 और समय कितना है तो 40 घंटे। देखिए अगर आप इसको काट देंगे फिर उसके बाद जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो 53 किलोमीटर प्रति आवर। आप लोग इसको निकाल के देखिएगा, आंसर इतना ही आएगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो यहाँ पे वेट लिफ्टर की बात हो रही है। तो सूर्यमणि, बी ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, या सी ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, या डी ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी हो जाता है। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम का वज़न उठाने में सक्षम हैं, यानी ये 130 किलोग्राम का वज़न उठा लेती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है चिकनगुनिया, या डेंगू, या मियादी बुखार, या मलेरिया। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मलेरिया, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें देखिए तेज़ बुखार के साथ कपकपी आती है और मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल से मलेरिया की दवाई यानी कुनीन बनाई जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सेकेंड है आपका, इस आकार घड़े जैसे होता है, यानी इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी ऑप्शन है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी ऑप्शन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इससे फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। इसमें देखिए सही कथन कौन से हैं। तो इसमें जो सही कथन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए सही जो कथन है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय यानी मेघालय में पाया जाता है। ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन ही का यानी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर यानी कथन पर विचार कीजिए। और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन राइट है। उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं, ये देखिए यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए आपका जो ऑप्शन हो जाता है, जो राइट हो जाता है वो आपका ए और बी हो जाता है। इस अकॉर्डिंग देखिए ए और बी किस में है, तो ए और बी आपका सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य में, या गुजरात राज्य में, या आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन यानी कि गुजरात हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका,
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। देखिए यानी तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए है, तो इसलिए जो रॉन्ग होगा वही राइट होगा। इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, या बी ऑप्शन है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, या सी ऑप्शन है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या डी ऑप्शन है आपका अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो नहीं है वही, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कि नहीं होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो एक्स पर स्थित है, तो एक्स मान लेते हैं। उसके बाद उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो सबसे पहले हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख लेते हैं। तो देखिए उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया उत्तर। देखिए उत्तर पश्चिम के बीच में दिशा कौन सी हो गई? तो उत्तर पश्चिम हो गया ना। और देखिए दक्षिण, पश्चिम दक्षिण में तो दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा कौन सी हो गई? तो दक्षिण और पश्चिम दिशा हो गई। उसके बाद देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी? तो दक्षिण और पूर्व दिशा हो गई। इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब उस वक्त आप ना कर पाएँ तो इसमें आपको पढ़ने से कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बना के रखें। और देखिए उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो गई? तो उत्तर और पूर्व हो गया, ठीक है ना, उत्तर और पूर्व हो गया। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, और वाई पर डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व। इसमें आप देख लें कि पूर्व, देखिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व, तो पूर्व दिशा, तो मतलब देखिए पूर्व में जाने के लिए तो वाई क्या हो गया? तो पूर्व में, ठीक है ना। तो कहाँ पे हो गया? पूर्व में हो गया। उसके बाद देख लेते हैं पूर्व में 600 किलोमीटर,
कितना, तो 600 किलोमीटर। उसके बाद दूरी पर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो ए पर जब जाएंगे तो कहाँ पे है वो, दक्षिण में है। दक्षिण में है। और उसके बाद देखते हैं 45 दक्षिण में 450 किलोमीटर। मीटर। और अब ये क्या कह रहे हैं, 120 मीटर की दूरी, अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये अस्पताल पहुंच गए, ठीक है ना, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अस्पताल पहुंच गए, जो कि कितना है देखिए 90 मीटर। और आपका बी और सी से दूरी कितनी है, तो आपकी 120 मीटर, 120 मीटर। तो इस अकॉर्डिंग देखिए जो दिशा हो जाती है वो कौन सी दिशा हो जाती है, तो वो दिशा उत्तर से पश्चिम की दिशा हो जाती है। इसमें देख लेते हैं उत्तर से पश्चिम की दिशा, तो उत्तर से पश्चिम यानी आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, मणिपुर, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाता है मिजोरम में। तो चेराओ नाच होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। और देखिए ये नाच होता कैसे है, देखिए इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो इसलिए देखिए आपका चेराव नाच कहाँ का है, तो मिज़ोरम का है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है वो आपका हो जाता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, इसमें बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और रटने की प्रवृत्ति से बच्चे क्या हो, वो बचें, और अतः परिभाषाओं, वर्णों आदि को स्थान नहीं दिया जाता है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चे को पर्याप्त मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। इसीलिए कैसी है शिक्षा, तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित। उसके बाद क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र को संकलित करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्यों राइट हो जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। और कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो देखिए क्वेश्चन है, 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या ऑप्शन है आपका
1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या सी है आपका पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और देखिए 1 से 2 की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखी, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि देखिए कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका लास्ट, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें, या पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें देखिए अगर बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है तो क्या होगा, तो शिक्षा वो अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी आपका राइट हो जाता है। और उसके बाद क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी ऑप्शन राइट हो जाता है, और ए, बी और सी आपका सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो जानवर हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, या भोजन। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीम है। जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण अध्ययन की थीम है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जानवर हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, या विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों का संबोधित करना, या ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन। क्यों, देखिए विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबंधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन सभी महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आज यहीं तक आप लोगों का देखिए ये पेपर सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।